लोगों को जात के आधार पर ऊंचे नीचे में बांटा गया था। फिर उसके बाद भाषा के आधार से जान लेते हैं, हिंदी अच्छे तरीके से जान लेते हैं तो हिंदी से मराठी में, मराठी से हिंदी में खूब अच्छा अनुवाद कर सकते हैं, अंग्रेजी में कर सकते हैं, अंग्रेजी से मराठी या हिंदी में कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है कि एक एक शब्द का इसमें मूल्य है कि आप 1.5 रुपए से लेकर 4 या 5 रुपए तक आप कमा सकते हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस व्याख्यान से नौजवान काफी जुड़े होंगे जो बीए और एमए कर रहे हैं और सामान्य घरों के बच्चे हैं, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो अगर वे अन्य भाषाएं सीख लेंगे और नई दक्षताएं विकसित कर लेंगे, नई स्किल विकसित कर लेंगे तो उनके लिए मामला बन जाएगा। एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप लोग नई शिक्षा नीति के बारे में सब लोग जानते हैं और अमित भाई उस पर काफी जोर डालते रहे नई शिक्षा नीति। मैंने उसको जितना पढ़ा जो है उसकी बहुत सारी बातों से मैं असहमत हूँ। उसमें एक बात जो बहुत आकर्षक मुझे लगी वह लगी कि मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज, बहुभाषावाद और भाषा की ताकत, यह बताती है कि पिछले दिनों और अमूमन 5-6 महीने में भारत में विवाद उठता रहता है कि क्या हिंदी ही इस देश की भाषा होनी चाहिए, हिंदी ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हिंदी ही राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक भाषा इस देश पे लादी नहीं जा सकती। बिल्कुल हिंदी इस देश की एक मातृभाषा नहीं हो सकती। और दूसरी यह कि अन्य भाषाएं भी रहें, लेकिन उसमें दिक्कत जो है, जो अभी इधर के दिनों में प्रोफेसर अभय दुबे ने कहना शुरू किया, लोग इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं कि वह भाषावाद रहे, लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि देश में बहुभाषावाद रहे, लेकिन वे किसी हिंदी सहित किसी भी भाषा को प्रमुखता नहीं देना चाहते। यानी वह जब आप कहेंगे कि हिंदी क्या राष्ट्रभाषा है तो कहने नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि जैसे हिंदी आप राष्ट्रभाषा करेंगे तो इससे फासीवादी तरीका होगा और इससे देश टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा, जिस तरीके से रूस में हुआ, सोवियत संघ में। तो बात निश्चित रूप से सही, लेकिन जो अंग्रेजी भाषी वर्चस्वशाली समूह है वह यह कहता है कि आप अंग्रेजी का ही झुनझुना बजाते रहिए। बेसिक मामला है कि देश की सभी भाषाओं को विकसित होने का अवसर मिले। हिंदी भाषी भाषी समाज को अभी इस बात पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हिंदी को ज्ञान की भाषा बनाए, हिंदी को समाज विज्ञान की भाषा बनाए, और जो ज्यादा हो सके उसके लिए कीजिए, बनिस्बत इसके कि आप कह रहे हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दीजिए। और हिंदी को आप राष्ट्रभाषा भी बनाने को सोच नहीं सकते, क्योंकि भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है वो इसकी इजाजत नहीं देता कि अगर आप ऐसा करेंगे तो दिक्कत होगी, निश्चित ही दिक्कत होगी, ऐतिहासिक दिक्कत में आप फंस जाएंगे। लेकिन इस केवल यहीं तक आप अपने सवाल को ले जाते हैं और हिंदी में ज्ञान विज्ञान की जो कार्यवाही है उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो जब तक इसको आप आगे नहीं ले जाएंगे तब तक मामला नहीं बनेगा। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में ये तो कहा गया कि बहुभाषावाद होना चाहिए और अध्यापकों को कम से कम बाइलिंगुअल होना चाहिए, 3 भाषा फार्मूले की बात की गई, लेकिन इसमें एक यह है कि कहीं इस बात का जिक्र तक नहीं किया गया पूरी उस डॉक्यूमेंट में कि वह अध्यापक या वह छात्र जो अपनी भाषाओं में पढ़ाई करेंगे उनको जॉब कैसे मिलेगा, उसकी प्रक्रिया को समझाना चाहिए। होता क्या है कि इससे, इस सवाल से लोग बचना चाहते हैं कि क्या हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो जॉब मिलेगी, और दूसरा वो कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ने से जॉब मिल जाएगी। जो अंग्रेजी के समर्थक हैं उनका पहला ही तर्क है कि अंग्रेजी पढ़ने से सबको जॉब मिल जाएगी। अगर ये बात होती तो फिर जो अंग्रेजी भाषी देश है उनमें बेरोजगारी नहीं हो आती। आप कह दीजिए कि ये वाला तर्क कमजोर है, चलिए मान लेते हैं। फिर दूसरा आप ये मान लीजिए कि भारत में वह इलाके जहां पर अंग्रेजी बोली जाती है वहां पर बेरोजगारी नहीं होती, या भी तर्क सही नहीं है। फिर इसको थोड़ा और आप ले जाइए और इसको फोकस कीजिए, और जिन लोगों ने अंग्रेजी पढ़ रखी है उनको बेरोजगारी का सामना ना करना पड़ता। लेकिन जो अभी पिछले
15 साल का अनुभव, यानी 2007 से लेकर अब तक का, वह इस बात की गवाही नहीं देता कि भारत में रहते हुए आपने सबसे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रखी है, बीटेक कर रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, दुनिया भर की जो डिग्रियां ले रखी, मतलब आप बीए में नहीं है, आप एमकॉम है, एमबीए है, एमटेक है, अलाना फलाना सब है, और अंग्रेजी भाषा में, तो आपको बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा है कि इन भाषाओं में पढ़े हुए लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे? और इस बारे में जगह जगह आपको कहानियां मिल जाएंगी, आर्थिक अखबारों में, जर्नल्स में, सोशल मीडिया में, आपकी अपनी नाते रिश्तेदारी में कि व्यक्ति ने खूब अच्छी अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई की और उसे रोजगार नहीं मिला। तो मामला ये नहीं कि आप अंग्रेजी में पढ़ लेंगे तो रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिलने का सीधा सा जो मसला है वह देश की पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़ा है, यानी ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा किए जाएंगे तो रोजगार मिलेगा। मामला क्या है कि आपको हमेशा यह बताया जाता है कि यह भाषा पढ़ लीजिए तो रोजगार मिल जाएगा, और जब उससे भी मामला नहीं बनता तो कहते हैं यह कोर्स पढ़ लीजिए, इससे रोजगार मिल जाएगा। ये मामला नहीं है। अमित अर्थशास्त्र के विद्यार्थी इस बात को कहीं बेहतर तरीके से जानते हैं कि रोजगार का जो मामला है वह और मनमोहन भाई भी इससे जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों लोग इस बात को अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि जो रोजगार मिलेगा वह देश की आर्थिक वित्तीय नीति से मिलेगा, भविष्योन्मुखी योजनाएं बनाने से मिलेगा। साधारण सी बात है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसी पीएचडी स्कॉलर को जॉब मिलने की संभावना इस बात पे ज्यादा निर्भर करती है कि जितने विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनकी संख्या 2 गुनी कर दी जाए, राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या 4 गुनी कर दी जाए, और प्राइमरी और इंटर कॉलेज की संख्या 8 गुनी कर दी जाए, तो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा जाएगा। और ये मेरे जैसा इतिहास का आदमी नहीं कह रहा है, बल्कि इसको अर्थशास्त्री बहुत अच्छे तरीके से कह चुके हैं। अमर्त्य सेन का पूरा काम इस बारे की गवाही देता है कि किस तरीके से शिक्षा में ही ज्यादा निवेश कर देने से मामला बन जाता है। तो यह सारी चीजें समझने की जरूरत है, और हमें जो औसत सवाल हैं, जो ऊपरी सवाल हैं, झूठ मूठ के सवाल हैं, उसमें ना फंस के अच्छे तरीके से हिंदी में या जिस भी भाषा के आप विद्यार्थी हो, जो आपकी जो मातृभाषा है उसको पढ़ना चाहिए, उसमें सोशल साइंस लिखनी चाहिए। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अरे भाई, कहाँ पीयूष? हेलो जी, क्या सुन रहे हैं आप लोग? जी सर, आप सुनाई धोनी दे रहे सर हैं। यस सर, आप सुनाई दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रमाशंकर सिंह, डॉक्टर रमाशंकर सिंह का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सर, आपने अपने व्याख्यान में को इतना साधारण भाषा में समझाया कि
मुझे लगता है सभी वक्ताओं को समझ में आया होगा। सर आपने जो अपने व्याख्यान में कहने की बात व्याख्यान में जो बताया उसका कुछ मैं थोड़ा-सा सार बताऊँ, तो जैसा आपने कहा कि ज्ञान का संबंध भाषा से ज़्यादा चिंतन से होता है। आपने यहीं से शुरुआत किया था। वास्तव में किसी भी भाषा को जानने के लिए उसका चिंतन करना होता है और हिंदी ऐसी भाषा है जो हमारे भारत के लिए कम से कम भारत देश के लिए जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या हिंदी बोलती है, वह चिंतन का विषय है ही। दूसरा आपने बताया कि जितनी भी राजनीतिक लड़ाइयाँ या आंदोलन हुए, वो सब हिंदी भाषा में ही हुए। ऐसा नहीं कि किसी भाषा विशेष से प्रभावित रहा, कि अंग्रेजी भाषा का आंदोलन था या संस्कृत भाषा का आंदोलन था। सभी कहीं न कहीं हिंदी भाषा से जुड़े रहे। आपने उसमें यह भी बताया कि जो उन आंदोलनों में नारों का प्रयोग किया गया, भाषाओं का प्रयोग किया गया, वह सब हिंदी में ही प्रयोग किया गया। चिपको आंदोलन का आपने उदाहरण दिया। आपने यह भी बताया कि राजनीतिक उन्नयन के लिए हिंदी भाषा ठीक नहीं है, यह कहना एक मिथ्या है। जो लोग तथाकथित लोग बोलते रहते हैं कि हमें राजनीतिक उन्नयन के लिए हिंदी भाषा कोई आवश्यक नहीं है, तो एक मिथ्या है। आपने सामाजिक, धार्मिक आदि आंदोलनों को बताया कि सभी लगभग हिंदी में ही हुए। मैं यहीं पे सर आपकी बात को थोड़ी समर्थन करते हुए एक बात और कहूँगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो मैं बाद में बताता हूँ। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अगर मुझे हिंदी आता तो मैं शायद भारत का प्रधानमंत्री हुआ होता। उनको काफ़ी समय तक हमेशा मलाल इस बात का रहा है कि मुझे हिंदी नहीं आती थी। राजनीति का इतना अनुभव और वास्तव में अभी तक के 1990 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद कोई बहुत विद्वान आदमी हमारे पास राजनेताओं में आया तो प्रणब मुखर्जी साहब आए थे। उनके द्वारा भी यह कहा गया कि हमें हिंदी आती तो शायद मैं मनमोहन सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? पीयूष सर, क्या आप भी मनमोहन सर को सुन पा रहे हैं या वो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से हमारा अच्छा। उनसे संपर्क टूट गया है। आवाज नहीं आ रही सर उनकी, लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो पीयूष सर, आप इसको इसको आप आगे बढ़ाइए और हमारे साथ कल के दो वक्ता भी जो कल दो वक्ता बोलेंगे वो भी माननीय वक्ता हमारे साथ आ गए। मनमोहन सर आ गए हमारे साथ। हाँ, मनमोहन सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। एक सेकंड मनमोहन सर, एक मिनट रुकिए आप। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं मनमोहन सर, प्लीज कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। भवनी सर सुन रहे हैं आप मुझे? यस सर। जी, तकनीकी समस्या यही है, तकनीकी समस्या। कुछ न कुछ समस्याएँ आ जाती हैं तकनीक में। खैर मैं डॉक्टर रमाशंकर सिंह का थोड़ी-सी बता रहा था। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई जो हमारे लिए उपयोगी और सभी श्रोताओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी और समझ के लिए रहा होगा। उन्होंने एक बात और बताई थी कि रोज़गार के लिए किसी भाषा विशेष की आवश्यकता नहीं है। या कोई कहे कि मैं रोज़गार के लिए किसी भाषा से ही हम रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, तो यह
एक पूरी कल्पना बात है। जैसा उन्होंने बताया कि मनमोहन जी और अमित जी अर्थशास्त्री कुछ बताएँगे। तो आपने खुद सर बताया कि रोज़गार, जहाँ तक रोज़गार संबंध है, वो किसी भाषा की, अंग्रेजी भाषा आएगी तभी आपको रोज़गार मिलेगा, संस्कृत भाषा आएगी तभी रोज़गार मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रोज़गार के लिए आर्थिक सुधार की आवश्यकता होती है, भाषा मायने नहीं रखता। आप अगर रोज़गार के मामले में देखेंगे, चाइना इस समय, वहाँ के लगभग सभी लोग रोज़गार प्राप्त किए हुए हैं। वो अंग्रेजी भाषा को नहीं महत्व देता, वो अपनी चाइनीज़ भाषा को महत्व देता है। मैंडारिन भाषा से ही आज पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। तो सब मिला-जुला के डॉक्टर रमाशंकर सिंह ने हिंदी हिंदी में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, अवसर, चुनौतियाँ एवं निवारण के संबंध में काफ़ी अच्छा अपना वक्तव्य दिया। मैं इसके लिए डॉक्टर रमाशंकर सिंह को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अब मंच का संचालन करने के लिए डॉक्टर भुवनेश सिंह बत्रा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। डॉक्टर भुवनेश सिंह बत्रा जी। थैंक यू वेरी मच मनमोहन सर। हमारे इस प्रोग्राम में डॉक्टर अजय कुमार और डॉक्टर शुभनीत कौशिक भी जुड़े हुए हैं, जो द्वितीय दिवस यानी कल के पैनल में है और कल हम सभी को संबोधित करेंगे। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वह अपनी टिप्पणी हमको दें, हम एक फीडबैक दें। सबसे पहले डॉक्टर अजय कुमार सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, प्लीज आइए। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, जी, आपको सुन बिल्कुल पा रहा सभी हूं लोग सर। सुन रहे हैं सर। तो पहले तो हितेन सर को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। और मेरा तो शायद व्याख्यान कल होना है ना भाई साहब? यस सर, पर आप अपनी छोटी सी टिप्पणी दे, आप आए हैं आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप आज कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। एक्चुअली मैं आज बस सुन रहा था रमा को, और अभी हितेन सर उस बात को जोड़ेंगे। वो सब हमारी बातों को समझते हैं हितेन सर, और हम अपेक्षा भी उनसे करते हैं, आशा भी करते हैं कि जोड़ेंगे वो बात। और इनफैक्ट हम चारों लोग जो हैं, ये बड़ा संयोग है इस बार की 5 लोग जो आपने वक्ता चुने हैं, हम 5 लोग ही कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। और खासकर हिंदी भाषा में जो समाज विज्ञान का लेखन है, अनुसंधान है, चिंतन मनन हो रहा है, तो ये 5 लोग हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े हैं और इस पे हमेशा ही बात करते रहते हैं। तो ये एक बहुत संयोग हमारे लिए तो बहुत स्पेशली कि इस बार काफी नई चीजें सुनने को मिलेंगी। तो इन सब बातों को हम कल भी थोड़ा कंक्लूड करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। और रमा भाई ने जो बात कही है कि देशज भाषाओं में कैसे चिंतन होगा और मनन होगा, और सबसे बड़ी बात है कि कोई काम करने के पहले उसके चिंतन उसका करना होगा। ठीक है। तो हिंदी पट्टी में आप जानते ही हैं कि ये हिंदी सिर्फ हिंदी लिटरेचर की बात नहीं है, ये हिंदी भाषा में मतलब कैसे समाज विज्ञान आगे बढ़ेगा। और ये हम सबके सामने चुनौतियां भी बहुत हैं और इस पे हमेशा चिंता रहती है। तो मैं इस पे कल कुछ और अपनी बातें जोड़ूंगा, तो सभी लोगों की बातों के साथ में। और रमा भाई का व्याख्यान बहुत ही अच्छा रहा है, हमेशा ही रहता है। अब हितेन सर से हम कुछ आशा करेंगे कि वो सब बातों को कंक्लूड करेंगे और आज कुछ मजेदार सुनने को मिलेगा। तो सर, जी सर, बहुत दिन के बाद देख रहे हैं, किताब में सर आपकी ले आया हूँ। और जी जी, तो उस पे जल्दी से वरना तो मैं आज बोलता ही नहीं, आज तो मैं बोलता ही नहीं अगर आप किताब का जिक्र नहीं करते। नहीं, किताब ले आया हूँ क्योंकि वो हिंदी भाषा के साथ जुड़ी है, और उसमें जो आपने लेखक चुने हैं, और थोड़ा आप जिक्र कीजिएगा उसका, क्योंकि हिंदी पट्टी में समाज विज्ञान कैसे विकसित हुआ है, तो उसमें आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डाली हैं। तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को भी पता चलेगा उस किताब के बारे में। और जी जी, ठीक है सर। मनमोहन जी, सुन रहे हैं आप मुझे? सर को जी, 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 बहुत-बहुत धन्यवाद सर। चूँकि आप उपस्थित थे, तो ये हुआ कि आपका एक छोटा-सा स्वागत और आपका इंट्रोडक्शन करा दिया जाए। हाँ, थोड़ा माफी चाहते थे। हमारे बीच में कल के 2 वक्ता हैं हमारे बीच में।
डॉक्टर अजय जी कुमार, जी जी आप असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के हैं, अम्बेडकर स्कूल आप सोशल साइंसेज, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में हैं आप। हिंदी में आपके विचार है हिंदी में समाज विज्ञान, लेखन, प्रकाशन एवं ज्ञान की निर्मिति। आपका व्याख्यान कल होगा। और जी दूसरे जी हमारे एक वक्ता कल के हैं जो हमारे बीच में हैं, उनका भी थोड़ी सी मैं परिचय करा दूं। डॉक्टर शुभनीत कौशिक, आप असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग में हैं, सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में। आप उत्तर भारत के पुस्तकालय और अभिलेखागार में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। सर, मैं आप सभी लोगों को सादर धन्यवाद और प्रणाम करता हूं कि आप लोग आज के भी सेमिनार में उपस्थित हुए हैं। अब मैं बोनी सिंह बत्रा सर को फिर से बुलाना चाहूंगा ताकि हमारे अगले वक्ता को आप आमंत्रित करें। डॉक्टर बोनी सिंह बत्रा साहब। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मनमोहन सर? जी 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 बिल्कुल। सर, मुझे लगता है बोनी सिंह बत्रा सर नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ तकनीकी समस्या हुई होगी। मैं ही आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच में अगले वक्ता है डॉक्टर हितेंद्र पटेल सर हैं। आप प्रोफेसर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता, एक्स फेलो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला। आपके काफी लेख है सर, मैं अगर गिनाने लगूंगा तो मुझे लगता है काफी लोग डर भी जाएंगे कि सर के इतने लेख उल्लेखनीय है। फिर भी सर का नाम ही काफी है, इनके लेख या इनके परिचय के सर मोहताज नहीं है। इनकी काफी पुस्तकें और काफी शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। सर का नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं सर का और ज्यादा परिचय कराने से बढ़िया क्षमा चाहूंगा सर कि आप सीधे व्याख्यान पे आए। डॉक्टर हितेंद्र पटेल सर को सादर प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर मनमोहन लाल। मैं सामने पीयूष जी को देख पा रहा हूँ, पीयूष त्रिपाठी जी। उन्होंने बताया कि सर क्षमा चाहता हूँ, मेरा संपर्क उसी समय पे जस्ट टूट गया था, तो मुझे इस कार्यक्रम का संचालन करना था दरअसल वो, लेकिन उसी सेकंड समय टूट गया था, तो मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। कोई बात थैंक यू नहीं सर। सर, कोई बात नहीं, क्योंकि तकनीकी समस्याएं आती रहती हैं, तकनीकी है हमारी। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मुझे नौजवान जिन लोगों को मैं हिंदी बौद्धिक जगत के देदीप्यमान नक्षत्रों के रूप में देखता हूँ। डॉक्टर रमाशंकर सिंह, डॉक्टर अजय कुमार और शुभनीत कौशिक, इन तीनों के साथ अब लगभग पुराने पड़ रहे मुझे भी बोलने का मौका मिला। इन लोगों के पास इतना कुछ है देने को और कहने को। आज तो रमाशंकर जी ने लगभग जो है मुझे मतलब क्या कहूँ, मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने इतने विस्तार से, इतने सुंदर तरीके से चीजों को रख दिया है कि चुनौती और बढ़ गई, क्योंकि डॉक्टर अजय कुमार जो है ये जी आज जुड़े हैं, तो दूध भी हैं और मित्र हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी में जो मेरी किताब आई है और इसके लिए मुझे बहुत प्रशंसा मिल रही है, या फिर अभी मिलेगी और शायद वो उसका एक श्रेय जो है रमाशंकर जी और अजय कुमार को जाता है। ये मुझे एडमिट करना चाहिए, क्योंकि जब मैं शिमला गया था तो यही दोनों हिंदी का झंडा लिए हुए वहां थे। और मैं थोड़ा डरपोक किस्म का आदमी हूँ, मैं थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी मैं अपने काम चलाता रहा हूँ आज तक। अंग्रेजी मुझे आती नहीं है, लेकिन और एक बात ईमानदारी से भी कहनी चाहिए कि मैंने हिंदी में लिखना जो है ये भी इसलिए भी शुरू किया कि मुझे अंग्रेजी में मजा ही नहीं आ रहा था। अच्छी अंग्रेजी भी नहीं आती है, और क्या कहें, मतलब ये बात कोई मानता नहीं है कि
अंग्रेजी में बहुत सहज नहीं हो पाता। और मुझे अच्छा लगा, कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में सुदीप चंद्र ने जब कहा कि मैं अंग्रेजी में काम करने गया और ना मैं घर का रहा ना काम का, तो ये बात मुझे अपने लिए भी कहने की इच्छा होती है। हालांकि मेरे पास एक दूसरा बहाना है, क्योंकि मैं एक हिंदी प्रदेश में रहता हूँ जहाँ हिंदी में काम करने की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं बंगला में और अंग्रेजी में काम करने के लिए अभिशप्त हूँ। मतलब अभिशप्त नहीं कहना चाहिए, मतलब वही काम मुझे करना पड़ता है। रमाशंकर जी ने एक बहुत दिलचस्प बात कही। एक तो उन्होंने हिंदी में सम्मानित भविष्य की बात की, और एक और बात कही कि इतिहास उनके हाथ से फिसल रहा है। इतिहास को अब तक वो संभाले हुए थे, अब उनके हाथ से इतिहास जो है वो इतिहास जो उनके हाथ में फिसल रहा है। तो ये दो बड़ी सच्चाई है अभी इस वक्त कि हिंदी अब अंग्रेजी को अपदस्थ कर चुकी है। अब मैं इस बात को जब कहता हूं तो लोगों को लगता है कि ये थोड़ा अति उत्साह में कही गई बात है। अंग्रेजी अभी भी छाई हुई है, लेकिन दरअसल अंग्रेजी छाई हुई नहीं है, और हिंदी का अब अंग्रेजी से कोई मुकाबला भी नहीं। हिंदी का विरोध या हिंदी के मार्ग में जो बाधा है वो अंग्रेजी नहीं। अब अंग्रेजी जैसी हिंदी हमारे लिए बाधा है। अंग्रेजी अब कभी भी इस देश में शक्तिशाली नहीं बन पाई, और ये बात मैं कुछ समय पहले से ही कहता हूं, क्योंकि अभी रमाशंकर जी भी कह रहे थे कि एक घिसा पिटा तर्क लोग देते थे कि हिंदी बाजार की भाषा है, बाजारू भाषा है, इसमें एकेडमिक्स की बात नहीं हो सकती है, इसमें कोई विचार जो है वो विचार की भाषा ये नहीं है। और बहुत सारे विद्वान लोग जो है उनको मैंने कहते सुना है कि मैं कविता कहानी हिंदी में लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लेकिन विचार मैं अंग्रेजी में ही व्यक्त कर सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए उनकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो जाती। और ये जो एक स्पेशल किस्म का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है जो हिंदी प्रदेश की मिट्टी से निकलकर मेट्रोपॉलिटन स्पेस में आए हैं, उनकी जो इनका जो ये कॉम्प्लेक्स है, इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वो जैसे ही अंग्रेजी सीख जाते हैं, अंग्रेजों के भी से भी बड़े अंग्रेज। और ये क्यों होता है, कभी कभी मुझे जानने की बड़ी इच्छा होती है कि इस तरह का पूरे भारत में मैं घूमता हूँ, कहीं किसी भाषा में अंग्रेजी जानने के बाद इस तरह से कूदने वाले विद्वान मुझे नहीं मिलते। हिंदी में ही ऐसे विद्वान मिलते हैं जो अंग्रेजी जानते ही एकदम इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कूदने लगते हैं, कुदकने लगते हैं। मैं अपनी भाषा मैं बहुत परेशान होता हूँ उनकी इस कुंठा को देखकर। अभी रमाशंकर जी जिक्र कर रहे थे कि क्या ऐसा है कि हिंदी में कोई ज्ञान उत्पादन का कोई साहित्य नहीं था कभी। उन्होंने 20 से 60 के समय का जिक्र किया, बहुत सही जिक्र किया। मैंने इस विषय पर थोड़ा सा सोचा है, इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा दुष्प्रचार है लोगों के बीच में कि हिंदी में ज्ञान उत्पादन जो है वो नहीं हुआ है। इस बात को ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग आज उनको याद नहीं कर पाते हैं या उस कड़ी से अपने को जोड़ नहीं पाते हैं? तो उसके लिए प्रधान रूप से जिसको मैं रेखांकित करना चाहूंगा, बहुत सारी बातें रमाशंकर जी ने कह दी, कुछ बातें कल जोड़ेंगे अजय और शुभनीत। मुझे लगता है कि जो एकेडमिक जो इंट्रूजन हुआ है, जो एकेडमिक तथाकथित एकेडमिक जो ज्ञान है, एकेडमिक ज्ञान का क्या अनुवाद किया जाए, तो इसका एक
अनुवाद जो है नामवर जी ने कभी किया था, प्रोफेसरी ज्ञान। ये जो प्रोफेसरी ज्ञान है, इसने एक खास किस्म की भाषा को जन्म दिया। और जैसे डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही जाने, या कंपाउंडर जाने, या दवाई बेचने वाला जाने, वकील की भाषा वकील ही समझ पाए, वैसे ही एक लगभग कूट भाषा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऐसी भाषा का विकास हो गया एकेडमिक्स में, जिसके कारण हमारे यहाँ एकेडमिक के आने के बाद एक एकेडमिक क्लास बनता गया, और उसके साथ एक ऐसी भाषा विकसित हो गई जिसने कि सामान्य पढ़े लिखे लोगों के लिए उसको अबूझ सा बना दिया। एक बात को घुमा फिरा करके इस तरह से कहा जाने लगा कि अब वो बहुत काम की चीज नहीं रहेगी। सामान्य लोगों को अगर आपको जर्नल हाथ में दे दीजिए तो बेचारे को समझ में नहीं आएगा, तो उसको जो टाइटल दिखाएगा कि नहीं इसमें जन, संस्कृति, लोक आदि की बातें हैं, उसको लगेगा हाँ हाँ हाँ, तो लोक जन की बात है, लेकिन उसमें जो बात कही जा रही है वो उसको समझ में नहीं आएगी। उसमें कभी वो फ्रांस, कभी वो जर्मनी, कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका के विद्वानों का हवाला देखता रह सकता है और खुश हो सकता है कि ये लोग भी हमारे समाज का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ उसको समझ में नहीं आया। और ये जो एकेडमिक भाषा का निर्माण हुआ, इसके समानांतर भारतीय एलीट ने धीरे धीरे अपने तरीके से एक ऐसी भाषा को शक्तिशाली बनाने की कोशिश जारी रखी, जिसके कारण एक शिक्षक या शिक्षित समाज का एक जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है, उसमें अंग्रेजी के लोग ही काबिज हैं। जैसे आप देखिएगा कि अंग्रेजी का विद्वान जो है वो आपकी अंग्रेजी सुन करके जो है वो तुरंत आपसे हिंदी में बात करने लगेगा, और इसलिए करने लगता है कि वो बताना चाहता है कि बच्चे तुम जो है, तुमसे मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में, और वो ऐसी हिंदी में बात करेगा कि थोड़ी देर में आपको अपमान जैसा महसूस लगेगा। और ये बात जो है मैं खुल के आप लोगों के सामने कह सकता हूँ, क्योंकि आप लोग इस पीड़ा के दंश से बहुत ज्यादा पीड़ित रहते होंगे। आप अपनी अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो वो अंग्रेजी आपको लेकिन आपसे हिंदी में बात करेगा, ये बतलाने के लिए कि बच्चों तुम जो है उस योग्य नहीं हुए हो अभी। और जैसे ही वो अंग्रेज से बात करेगा, देखिए फिर उसकी जबान और देखिए उसका भाव बदल जाएगा पूरा। और ये बात जो है, ये जो बात है, इसको कहा जाना चाहिए, लेकिन क्या है कि ये बात कोई कहना भी नहीं चाहता है। बहरहाल एक बात का जिक्र करूंगा। भारत में अंग्रेजी में काम होता था, राजनीति भी अंग्रेजी में ही, लेकिन अचानक एक गांधी नामक आदमी आए और उन्होंने हिंदी में काम करने की शुरुआत की, और गांधी ने दृढ़ता से ये काम किया। मुझे याद पड़ता है कि कलकत्ता में एक सभा में तिलक अंग्रेजी में भाषण देते थे सामान्यतः, तो गांधी ने हिंदी में भाषण दिया, और तालियों की गड़गड़ाहट से जो है पूरा माहौल जो है गर्मा गया। अब इस भाषण के बाद तिलक को बोलना था, और तिलक जो है वो अंग्रेजी में अब कैसे बोले, बेचारे की पसीना छूट रहा था। तो गांधी ने तिलक को कहा कि आप जैसी हिंदी जानते वैसे ही बोलिए, और वैसी हिंदी में वो बोले, और पहली बार जो है उनको इस तरह का स्वागत मिला, सामान्य लोग समझ पाए। तो वहां से एक शुरुआत हुई। तो गांधी जो है उनको मैं मानता हूँ कि उन्होंने इस बात को सबसे पहले पकड़ लिया था कि भारत में राजनीति इस भाषा में ही हो सकती। और धीरे धीरे आपने देखा, रमाशंकर जी जिक्र भी कर रहे थे कि राजनीति की भाषा जो है वो भारतीय भाषा हो गई। जिन लोगों को ये लगता है कि बगैर
बड़े विद्वान को कोट किए बिना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कही जा सकती है, तो उनके लिए मैं कोट कर देता हूँ। सुदीप्तो कविराज ने कहा है कि भारत जो राष्ट्रीय हुआ है वो अंग्रेजी में हुआ है, वो भारतीय भाषाओं में हुआ है। उसमें उन्होंने सबसे पहली भाषा जिसका जिक्र किया वो है हिंदी। हिंदी, तमिल, बंगला आदि भाषाओं में भारतीय लोग अपने राष्ट्रीयता का पाठ उन्होंने पढ़ा है। तो राजनीति तो गई, अब राजनीति को अंग्रेजी में करे तो करे, दिल्ली में बैठ करके करे तो करे, उसके लिए कोशिशें होती हैं और एक खास किस्म का डिस्कोर्स अंग्रेजी में किया जाता है, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है। कभी कभी बीच बीच में कोशिश की गई कि जो है अंग्रेजी में लाफ्टर शो किया जाए, तो पता चला कि उस लाफ्टर शो में जितने लोग वहां हैं उसके अलावा बहुत कम लोग सुनने वाले। कपिल शर्मा शो जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होता गया और अब ऐसा समय आ गया है कि अब अंग्रेजी ना जानने का जो एक स्पेशल यूएसपी है वो कपिल शर्मा के साथ जुड़ गया है। तो मैं इन बातों को इसलिए भी बहुत सरल तरीके से कह रहा हूँ क्योंकि बात इतनी साफ नहीं है, इतनी सरल भी नहीं, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब वो जमाना लद गया जिसमें कि लोग वो क्वींस इंग्लिश में बात करते थे और लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे कि जरूर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ऊपर की बात कही जा रही है। अब कोई नहीं अंग्रेजी को सुनना चाहता है, यकीन मानिए नहीं सुनना चाहता। और जो एकेडमिक ज्ञान था उसकी भी पोल खुल चुकी है। एकेडमिक ज्ञान क्या होता है? जो एकेडमिशियन के द्वारा तैयार किया गया, फेलो एकेडमिशियंस के द्वारा समझा जाने वाला और उनके द्वारा अपने सीमित क्षेत्र में जो ज्ञान फैलता है उसको एकेडमिक ज्ञान कहा जाता है। वो एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, जब कैंपस की एक खास किस्म की भाषा होती है जिसमें कि आप कुछ करते रहते हैं, उनको कोई बाहर की दुनिया से कोई खास मतलब नहीं होता है। एक बात जो भी लोग सोशल साइंस में काम करना चाहते हैं उनको समझ लेनी चाहिए कि हमको अपनी भाषा को रूप देना है, एक ऐसी भाषा को फिर से वापस लाना है जो जिसमें ज्ञान चर्चा हो और जो लोगों को समझ में आए। तो मैंने पाया है कि 2-3 हमारे पास मॉडल है और वो जो 2-3 मॉडल है वो बड़े दिलचस्प मॉडल है। एक रविंद्रनाथ टैगोर का भी मॉडल है। रविंद्रनाथ ने लगभग हर विषय में लिखने की कोशिश की और बंगला में कोशिश की और सभी चीजों में मैं समझता हूँ कि हम उनको एक मॉडल के रूप में दे सकते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो मैंने पिछले दिनों गौर किया कि 2-3 लोग हैं जिनकी भाषा में समाज विज्ञान संभव है। सबसे उपयुक्त जो है, मैं जिनकी किताबों को, जिनकी भाषा को पढ़ के मुझे लगा कि ये आदमी हमारे बहुत काम का हो सकता है, वो है रांगे राघव। बहुत सारे लोग उनके नाम से परिचित हैं लेकिन उनको बहुत ध्यान से पढ़ा नहीं गया है। रांगे राघव है, राहुल सांकृत्यायन है, रामविलास शर्मा है और किन्हीं अर्थों में निर्मल जी की जो भाषा है उसका भी मैं उदाहरण देता हूँ। ये इनमें से कोई भी हमारे लिए संपूर्ण रूप से उपयोगी ना भी हो, तो इन सबको मिला करके हमको एक ऐसी समाज विज्ञान की भाषा का निर्माण करना है, बनाना है, जिसमें कि समाज विज्ञान चर्चा ठीक से हो सके। देखिए, बार बार एक ही बात कही जाएगी कि कैसे होगी चर्चा, इसमें तो शब्द ही नहीं। अरे शब्द नहीं है तो शब्द बन जाएंगे। शब्द बनने में कितनी देर लगेगी? शब्द बनाना या बनना या उधार लेना, कभी कभी हम लोग उधार से भी काम चलाते हैं, शब्द की बात नहीं होती है। जो ज्ञान हिंदी में रखा जा रहा है
उसके प्रति हे दृष्टि रखना ये जब बंद हो जाएगा तो हिंदी में समाज विज्ञान बहुत सरल हो जाएगा, बहुत सहज। हिंदी में मैंने उदाहरण जो दिए वो ऐसे नहीं उदाहरण दिए, उसके पीछे कारण है। भाषा पर ध्यान हमारा कम गया है। मुझे नामवर जी का एक भाषण याद आ रहा है जो उन्होंने दिया था शिवपूजन सहाय के ऊपर। उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा वर्ष चले तो 50% नंबर में काट लूं अगर किसी की भाषा ठीक नहीं हो तो। अब भाषा ठीक नहीं हो तो उसके नंबर कटे, ये क्यों उनको जरूरी लगा था? इसलिए जरूरी लगा था कि भाषा पर हमको ध्यान देना चाहिए। समाज विज्ञान की जो भाषा है उस भाषा को भाषा पर बात करते हुए मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि पहले भी लोग अंग्रेजी में काम करते थे, लेकिन पहले जो अंग्रेजी में काम करते थे उनको जब हिंदी में लाया जाता था तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो अंग्रेजी से हिंदी में आई हुई चीज है। ऐसे ऐसे अनुवादक थे जो इस तरह से उन चीजों को ले आते थे कि वो उसी हमारी भाषा की चीज हो जाए। कभी आप गांधी को पढ़िए, जो अंग्रेजी का उनका भाषण है उसका अनुवाद पढ़िए, नेहरू का पढ़िए, अब ऐसे ऐसे लोग हैं। अब प्रेमचंद अनुवाद कर रहे हैं, शिवपूजन सहाय अनुवाद कर रहे हैं, या हिंदी के बहुत बड़े बड़े लोग थे जो अनुवाद कर रहे हैं। तो वो भाषा को बरतना जानते थे। जो आप सस्ता साहित्य मंडल में जो आप किताबें मिलेंगी वो जो अनुवाद देखिए, नेहरू की किताबों का अनुवाद देखिए, वो आपको नहीं लगेगा कि ये कोई उस तरह का अनुवाद है। यहां तक कि मैं कहता हूं, मैं एक उदाहरण और दूंगा आपको। जो लोग कहते हैं कि जर्नल निकालना है, जर्नल तो अंग्रेजी में ही निकल सकता। मेरे सामने एक उदाहरण है, हिमालय नाम की एक पत्रिका का संपादन युवा राहुल सांकृत ने किया था, और उसमें जो नाम है जिन लोगों ने उस पे आर्टिकल दिए, आप एक से बढ़कर एक लोगों ने उसमें लिखा है। संस्कृत के विद्वान है, पाली के विद्वान, इतिहास के विद्वान, तमाम लोगों ने लिखा है। और उसमें कहीं भी आपको भाषा को पढ़ते हुए ये नहीं लगेगा कि ये कठिन भाषा है, समझ में नहीं आएगी बात। संपादन किया है राहुल सांकृत ने। तो ये बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, हिमालय गंगा पत्रिका थी या हिमालय, मुझे ठीक से नाम इस वक्त याद है, लेकिन राहुल ने उनका संपादन किया था। रामवृक्ष बेनीपुरी ने कुछ अंक का संपादन किया था। और भी बहुत सारे उदाहरण आप दिए, जैसे शुभनीत कौशिक इस बारे में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, उन्होंने इस पर विधिवत काम किया है। तो ऐसे लोगों ने जब हिंदी में ज्ञान विज्ञान की चर्चा की, मैं एक उदाहरण और दूंगा। एक व्यक्ति हुआ करते थे छविनाथ पांडे, किस तरह के लेखक थे वो? तेल की कहानी, पंखे की कहानी, विज्ञान की किताबें, इसका अनुवाद करते थे। और ऐसा अनुवाद आप तो पुरानी लाइब्रेरीज में ही वो किताबें मिलेंगी, हर किसी को हर बात वो समझा देते थे बहुत आसानी से। और अनुवादक ऐसे कि उन्होंने ऐसे ऐसे उपन्यासों का अनुवाद किया है जो जो जैसे युद्ध और शांति, अन्ना कारेनिना, इस तरह की किताबों का अनुवाद उन्होंने किया है। मतलब बहुत धाकड़ अनुवादक थे, बहुत सहज सरल भाषा अनुवाद करते थे, बहुत अच्छी भाषा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये बात मैं मानता हूं कि आजादी के बाद हुआ, ये बात हुई कि एक ऐसी भाषा हिंदी बनी जिस भाषा में अंग्रेजी उतर आई, और वो भाषा जो हिंदी दिखती है लेकिन होती नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे बहुत कठिनाई होती है, मुझे खुद कठिनाई होती है, और मेरा दावा है कि सबको कठिनाई होती है, लेकिन वो हिंदी कहलाती है। ऐसी भाषा ही हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा है। आप इस भाषा को जब तक सहज नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी हिंदी का मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे। हिंदी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही भाषा है। अब इसमें इंस्पिरेशन के लिए हमको पीछे थोड़ा लौटना होगा। और
जो लोग हिंदी में काम करना चाहते हैं वो हिंदी में समाजशास्त्र की भाषा कैसी होनी चाहिए इस पर भी काम करें, इस पर जरूर काम होना चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों की एक सूची बनाना चाहता हूँ, संपादकों की ऐसी सूची बनाना चाहता हूँ जिनको भाषा की तमीज, जो ये समझते हैं कि हिंदी में किस तरह के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, किस तरह से वाक्य संरचना होनी चाहिए, और ऐसे लोगों से हम लोगों को लेक्चर करवाना चाहिए। इतिहास कैसे लिखा जाए, इतिहास में जो बहुत कठिन शब्द हैं, जो कठिन टर्म्स हैं, उन टर्म्स को कैसे हम ऐसा बना सकें जो हमको हमारे प्रयोग में हम ला सकें। मैंने इसीलिए रांगे राघव का जिक्र किया। रांगे राघव जो को मैं पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि वो बड़ी आसानी से शब्द बनाते चलते हैं, जहां उनको जैसा लगता है उस हिसाब का शब्द वो बना लेते हैं, और बड़ी कठिन कठिन शब्दों को उन्होंने सरल किया है। मैं अभी संयोग से एक ऐसी किताब पढ़ रहा हूँ, रांगे राघव जी का, शायद ये कोई एक शताब्दी वर्ष आने वाला है, शुरू होने वाला है, इसलिए कई और इसकी चर्चा भी होगी। लेकिन वो जो भाषा है उस भाषा पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो मानव समाज में विकास कैसे हुआ, स्त्री पुरुष संबंध, मनोविज्ञान के ऊपर उन्होंने लिखा है, और भी बहुत सारी चीजें। तो मैं भाषा पे एक जोर दूंगा। भाषा सीखनी, भाषा को बरतना होगा, और अंग्रेजी पढ़ते हुए जैसे जैसे हिंदी में कर देने का जो चलन हो गया है उससे मुक्ति पानी होगी। हिंदी में सोचना होगा, और हिंदी में सोचने का सीधा सा मतलब है ऐसी भाषा में सोचना जो भाव को, आइडिया को, हेलो, बीच में शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। हिंदी में ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जो कि, मेरे हाथ में यहाँ संयोग से 8-10 ऐसी किताबें, मैं ऐसी किताबों को ही आपके सामने रखने की कोशिश करना चाह रहा था, जिसमें कि ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जा सके कि इस तरह से समाज विज्ञान लिखा जा सकता है, समाज विज्ञान की बात की जा सकती है, दर्शन की बात की जा सकती है। मैं एक और सुझाव दूंगा कि हिंदी में काम करने वालों को भारत की किसी और भाषा से भी शब्द लेने चाहिए, और इसका सीधा लाभ मुझे मिला जब मैंने मराठी भाषी एक दर्शन के विद्वान से मदद की। बंगला की मदद तो मुझे हमेशा मिलती रही है, लेकिन मराठी भाषा भी बहुत समृद्ध भाषा है, और ज्ञान चर्चा के लिए मराठी से शब्द लेना हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हम लोगों को अपने भारत की अन्य भाषाओं से शब्द लेने चाहिए, अगर जरूरी हो टर्म्स लेने चाहिए। और अजय कुमार जी जिक्र कर रहे थे, मैंने ये सब चीजें महसूस की जब मैं अपनी किताब लिख रहा था। तो उस किताब में ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म्स आ रहे थे जिन टर्म्स को मैं जब हिंदी में रख रहा था, जो डिक्शनरी में है, जो प्रचलन में है, तो मुझे लग रहा था कि शायद वो बात नहीं आ पा रही है जो मैं कहना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसे शब्दों की एक सूची बनाई, और धीरे धीरे मैंने बंगला से, हिंदी से, दूसरी भाषाओं में जो प्रचलन में शब्द है उसको लेना शुरू। तो मैंने पाया कि कभी बंगला से, कभी मराठी से मुझे मदद मिल गई। अब अंत में मैं अजय जी का निर्देश जो मिला था कि अपनी किताब के बारे में थोड़ी बात करूं, और मैं ईमानदारी से 2-3 बातें आपके सामने एडमिट करना चाहता हूं। मैंने ये किताब अंग्रेजी में 70% लिखी थी, और मुझे लगा कि मुझे मजा नहीं आ रहा, जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो कह नहीं पा रहा हूँ। तो अब एक उपाय यह है कि किसी तरह से लिख दो, किसी एडिटर के पास ले जाओ, एडिटर उसको ठीक कर देगा। अधिकतर लोगों की जो अंग्रेजी है ना, मैं अपने मित्रों का नाम नहीं लेना चाहता,
उनकी लिखे हुए से उनकी अंग्रेजी का अंदाजा मत करिए, उनसे बुलवा दीजिए, उनका एक भाषण करवा दीजिए अंग्रेजी में, आपको उनकी पोल खुल जाएगी। उनकी जितनी अंग्रेजी आप पढ़ते हैं ना किताब में, वो जो शानदार अंग्रेजी, उनका भाषण करवा दीजिए, उनकी पोल खुल जाएगी। उनको अंग्रेजी नहीं आती है वैसे, वो एडिटर की भाषा होती है। हमने बहुत सारे एडिटर से बात की तो पता चला कि ये जो इतनी सुंदर सुंदर अंग्रेजी, इतनी बढ़िया बढ़िया वाक, इतना बढ़िया वो सब एडिटर लोग करते हैं। वो एडिटिंग टेबल पर वो किताब तैयार होती है। जब उनको बुलवाइएगा अंग्रेजी में तो पता चल जाएगा आपको कि वो कितने बड़े महान मतलब अंग्रेजी के जानकार है। तो इसलिए इतना भाव मत दीजिए अंग्रेजी वाले। एक तो मैं ये कहूँगा, इनकी अंग्रेजी उनकी अंग्रेजी नहीं, वो एडिटर्स की अंग्रेजी। और वो एडिटर्स जो हैं वो खास तरह की अंग्रेजी लिखते हैं, लिखाते हैं। वो चलता है एकेडमिक्स में, अब वो दौर खत्म हो गया। सहज सरल भाषा लिखिए। और जैसा कि रमाशंकर जी ने भी कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लिखा आपकी भाषा के बाहर जाए तो आप थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसी अंग्रेजी मैं जानता हूँ वो मैं 3 महीने में किसी को भी सिखा सकता हूँ। मैं अपने सारे विद्यार्थियों को कहता हूँ कि मेरी जैसी अंग्रेजी तुम 3 महीने में सीख सकते, ज्यादा नहीं, 3 महीना बहुत। एकदम तुम आराम से लिखो, सहज भय से मुक्त, अंग्रेजी कुछ नहीं। और अगर कोई विदेशी भाषा सीखनी हो तो अंग्रेजी की जरूरत है, दूसरी भाषा सीख लो, ऑटोमेटिकली तुम हिंदी अंग्रेजी सीख जाओ। इसलिए एक तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि अंग्रेजी का कोई भविष्य इस देश में है। अब लोग मुझे मेरा इसको क्या कहते हैं, एरोगेंस कहते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम ईमानदारी से कहता हूँ कि जिस दिन ये भय गया उस दिन आप एक बेहतर एकेडमिशियन, अगर आप एकेडमिशियन कहलाना पसंद करते हैं तो आप हो जाएंगे। और वो तमाम लोग जो आपके मित्र और आपके गुरु उस्ताद और जो आपके सीनियर लोग हैं जो आपको अंग्रेजी करते मिले, आप उनको प्रणाम कर लीजिए। मेरा निवेदन है कि आप उनको प्रणाम और देखिए कि आपका काम होता है, निश्चित होगा। अंग्रेजी का ऐसा हुआ मत बनाइए, अपने मन में मत बनाइए, अपने परिवार में मत बनने दीजिए, अपने परिवेश में भी अंग्रेजी का वैसा आतंक मत। और इसके लिए एक तरह का आत्मबल जरूरी, एक आत्मबल जरूरी है। और दूसरी बात जो कि आपको आपके पॉकेट पर थोड़ा दबाव डाल देती है कि हिंदी की किताबें खरीदिए, लेकिन हिंदी में जो अंग्रेजी वाली हिंदी आ रही है उसको मत। जो हिंदी में लिखी गई चीज हिंदी वाली चीज है, उस वैसी किताब आपको मिले तो ऐसी खरीदिए। और जहां जाइए उस किताब को सबके सामने रखिए। मैं एक बात हल्के तौर पे कहता हूँ, मजाक के तौर में, कि जिस दिन कॉन्वेंट में पढ़ने वाली लड़की एयर कंडीशन डब्बे में, एयरपोर्ट में, स्टेशन में हिंदी की किताब पढ़ती हुई मिलने लगेगी, उसी दिन अंग्रेजी का बेड़ा गर्क हो जाएगा इस भारत में। ये जो देखिएगा तो अंग्रेजी हर आदमी जो है स्टेशन में अंग्रेजी किताब, कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ अंग्रेजी किताब लेके हाथ में, वो किसी न किसी किताब लेकर के वो बैठा हुआ बेंच पढ़ता हुआ मिल जाता है। ये सब छद्म है, ये सब बकवास है, ये सब का कोई मतलब नहीं। अब इन सब बातों से मत समझिए कि मैं अंग्रेजी को विरोधी होता जा रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल। भाषा के रूप में अंग्रेजी का महत्व है और वो रहेगा, उससे किसी को कोई इनकार नहीं। अंग्रेजी भारत में रहे, नीति आई है जो कि इसका एक प्रभाव है। अंग्रेजी किताबें बहुत सारी हमारे आसपास हैं, अभी इंटरनेट पर भी अंग्रेजी की पुस्तक आसानी से देखते हैं, तो उतनी अंग्रेजी आप सीख लीजिए, लेकिन लिखिए अपनी भाषा, लिखिए अपनी भाषा। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पूरे भारत में सबसे अधिक अपनी भाषा से प्रेम करने वालों में बंगाली लोग, और कैसे ये सम्मान करते हैं इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम लोग रोना रोते हैं कि हितेंद्र पटेल की किताब 325 रुपए में, 325 रुपए। अब ये क्या कहते हैं इसको, गंगा पुत्र क्या
नदी पुत्र जो है, अगर ये किताब अंग्रेजी में होती तो मुझे लगता है कि इसको 2-3 अवार्ड तो मिल ही जाते, और 1-2 चक्कर रमाशंकर की जो है वो लंदन और अमेरिका का कहीं आती। अब ये हम लोग तो पुरस्कार दे नहीं सकते हैं भाई, हम लोग तो खरीद ही सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस किताब को, इस तरह की किताबों को खूब, सुमित कौशिक की किताबें खूब खरीदिए और लहराइए। ये बात मैं सबको कहता हूँ कि मित्रों की किताब को खरीदिए और उसको लहराइए। लहराने का मतलब है, पीयूष त्रिपाठी जी, मैं आप लोगों को लगता हो कि आज मैं कुछ दूसरे मूड में हूँ, तो इसके लिए मुझे अजय कुमार को ब्लेम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कुछ दिलचस्प बात करिएगा। नहीं सर, बहुत दिलचस्प बातें मैंने आपकी सुनी है, और हाँ। मैंने ईश्वर शरण में आपको पूरा 1.5-2 घंटे तक सुना था, और आपको कोट किया हूँ मैंने कई जगह हाँ। कोट किया है। अरे आप जैसे मित्र है इसलिए जी रहा हूँ, वरना तो अंग्रेजों ने मार ही दिया था लगभग। दिन रात मेरे किताब के पीछे पड़े रहते हैं, उल्टी सीधी बकवास करते रहते हैं, लेकिन मेरी किताब है क्या वो बढ़ती जा रही है। खैर, इसमें जो क्रेडिट है वो रमाशंकर जी को जाता है। उन्होंने हिंदी में मुझसे किताब लिखवा ली। आते थे, मेरे ड्राफ्ट को देखते थे और कहते थे, मतलब मन ही मन से कहते होंगे, मुझे सुनाई देता था कि आप इसको हिंदी में क्यों नहीं लिखते हैं, आप हिंदी में लिखा कीजिए। और मैंने सौभाग्य से रमाशंकर जी की इन बातों को मान लिया, और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इतना आनंद मुझे इतने सालों से अंग्रेजी में लिख के कभी नहीं आया। मैं हिंदी में लिखता हूँ, मैं बंगला में भी लिखता हूँ, और भाषण देता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ। मुझे कोई, अब वो चीज मेरी निकल गई, और एक बार जब ये बात निकल जाती है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। अंत में चलते चलते एक बात कहूंगा जो थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी लोगों को। इस पूरे, ये जो पूरा उपक्रम है, ये जो हमारे यहाँ अंग्रेजी का दबाव बढ़ा, उसकी कथा में एक हमारे जो राष्ट्रीय नायक हैं, उनका रोल जो है बहुत निर्णायक हुआ है। जब जवाहरलाल नेहरू का की आत्मकथा आई थी अंग्रेजी में, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक ग्रेजुएट ने जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा, पत्र संकलित है। उन्होंने कहा था कि आपने ये किताब अंग्रेजी में क्यों लिखी? तो नेहरू ने झिड़क दिया था, और वो पत्र भी सुरक्षित है। उस पत्र में उन्होंने कहा है कि तुमको क्या मालूम कि तुम जो है जितना तुम जरूरत से ज्यादा बोलते हो, ये सब सवाल तुमको नहीं पूछना चाहिए, ये सब लिखा हुआ। और कहा कि भाई कब किसकी जरूरत है, अभी अंग्रेजी में जरूरत है कि नहीं। और ये उस इलाहाबाद के ग्रेजुएट ने ये भी कहा था कि अंग्रेजी में लिखा तो लिखा, आपने इसको लंदन से क्यों छपवाया? तो नेहरू जी ने डांट के फटकार के उसको दबा दिया। अब बेचारा चुप भी हो गया, वो इलाहाबाद का ही लड़का था। लेकिन मैंने इस सवाल का पीछा किया और मैंने पाया कि 30 के दशक में एक अद्भुत किस्म की प्रतियोगिता भारत में शुरू हुई थी। और वो जो 30 के दशक में वो जो प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें कि जो एलिट पढ़े लिखे वामपंथी लोग थे, उन्होंने अपना कब्जा भारतीय ज्ञान क्षेत्र में बना लिया था। और उसमें सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी को एक किस्म से वो सम्मान दे दिया, जिस सम्मान से गांधी लोगों को दूर ले गए थे। और भारत में अंग्रेजी का ये जो सम्मान फिर से वापस प्रतिष्ठित हुआ 40 और 50 के दशक में, फिर ऐसा सम्मान हुआ कि जब तक लफंगे लोगों ने राजनीति, लफंगा में गलत शब्द प्रयोग कर गया, मतलब जो हुडलम्स और जो रूड और एक राउडी जो क्राउड है, उसने जब तक की राजनीति पर अपना वर्चस्व हासिल नहीं कर लिया,
तब तक यही डिस्कोर्स अंग्रेजी वाला ही चलता रहा। आज दुर्भाग्य, सौभाग्य, कुभाग्य, कुछ भी कह लीजिए, ऐसा समय है कि कोई अंग्रेजी का आदमी इस उत्तर भारत में सुना नहीं जा रहा है। बड़ा से बड़ा आदमी, नोबेल लॉरिएट भी नहीं सुना जा रहा। सुना वही जा रहा है जो लोक की भाषा में बोल रहा है। आप इसको अच्छा बुरा जो भी कहें, भाषा के स्तर पर एक किस्म का परिवर्तन इसमें बहुत बहुत साफ। अब जो समाजशास्त्र आएगा वो निश्चित रूप से भारत में खास तरीके से पिछले 40, 50, 60 सालों में जो सोचा गया है उसके प्रभाव को कम करेगा। आज लोग याद करेंगे कि रांगे राघव ने एक पीएचडी लिखी थी और वो पीएचडी गोरखनाथ पर थी। कितने लोगों को ये बात याद है आज कि हिंदी के सबसे बड़े लेखक थे ना ये हमारे राहुल सांकृत्यायन और रांगे राघव ने ही तो सबसे अधिक लिखा था। रांगे राघव की थीसिस, पीएचडी थीसिस जो है वो गोरखनाथ पर है। वो किताब भी शायद आपको न मिले। रमाशंकर ने पढ़ी होगी तो सब किताबें पढ़ते हैं भाई, उनके पास तो कोई किताब ऐसी ना होगी जो उनके पास ना हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब एक नया युग शुरू हो गया है। बहुत सारी जगहों में अब जो है हम लोगों को कई तरह की परेशानियां होती है, लेकिन भाषा के स्तर पर निश्चित रूप से एक नया युग शुरू हो चुका है। ज्ञान का उत्पादन हो, राजनीति की बात हो, संवाद की भाषा हो, यहाँ तक कि ऐसी एकेडमिक भाषा जिसमें जिसके साथ लोग रिलेट करें, इन सभी स्तरों पर एक बार फिर से भारत की भाषाओं का सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं जिस उदाहरण का जिक्र कर रहा था, रामचंद्र, ये हमारे जो रणजीत गुहा है, उनकी किताबों को बंगला में लाया गया है 2 खंडों, 2000 रुपया दाम है और वो किताब मिल नहीं रही है। मतलब आपको बुकिंग करानी पड़ेगी। आप बुकिंग कराएंगे तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद भी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये कहना मुश्किल है। मैंने देखा खुद जाकर के कि एक बुक स्टॉल में रंजीत गुहा की जो बंगला वाली किताब है वो उपलब्ध है, ये जान करके शहर के दूसरे हिस्से से किसी ने पहले से पैसा भेज दिया कि भैया वो किताब मुझे नहीं मिल रही है, मैं 2 महीने से भटक रही हूँ, वो किताब चाहिए। ऐसा प्रेम जिस दिन हिंदी प्रदेश में अपने लेखकों के प्रति, अपनी भाषा में छपी हुई किताब के प्रति पैदा होगा, उसी दिन समझिए हिंदी में समाजशास्त्र का भविष्य बन जाएगा। उसी दिन भविष्य जो है सुनिश्चित हो जाएगा। अपनी भाषा में पढ़िए, अपनी भाषा में पढ़ाइए, लेकिन अपनी भाषा में जो चल रहा है अंग्रेजी का खेल, उसके प्रति भी सावधान रहिए। खाली हिंदी में होते हुए अक्षरों में देखने से संतुष्ट मत होइए। उसके भाव, उसकी भाषा, उसमें हिंदी है या नहीं, ये देखिए। मैं इस तरह की बातें मैं लगातार करता रह सकता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है और इस गैदरिंग के सामने तो खैर मुझे बहुत ही आनंद आया। मुझे मौका दिया मन की भड़ास निकालने का, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ हल्के तौर पर मत लीजिएगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको मैंने बहुत सोच समझ कर कहा है, भले ही उसकी भाषा थोड़ी सी हल्की हो या मैंने थोड़े से मजे में उस बात को कह दिया है, लेकिन हिंदी आ गई और हिंदी छाएगी ही, ये तय है। अपनी भाषा में काम करिए और भविष्य सुनिश्चित है। रमाशंकर ने कहा है भविष्य जो है सम्मानित भविष्य है और अब अपने हाथ में पूरी बात है। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुन लिया और चेहरों पर मुस्कुराहट भी देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों ने इसको आनंद से ही सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र पटेल सर का। सर आपने इतनी सहज भाषा में इतनी अच्छी बातें हम लोग बताई
वास्तव में हमारे बीच में छात्र भी हैं, क्योंकि ये यूजी और पीजी और पीएचडी के भी छात्र हैं। तो पीएचडी वाले छात्र के लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। यूजी के भी छात्र थे, जिनको आपकी बातें इतनी आसान शब्दों में समझ में आया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग पूरी बातें आपसे समझे होंगे। सर की तारीफ़ जितना किया जाए वो तो कम ही है। हमारे इस मंच पे सर उपस्थित है, यही सबसे बड़ी तारीफ़ की बात है और हमारे लिए गर्व की बात है। जैसा कि सर ने अपने लेक्चर में, अपने व्याख्यान में बताया कि हिंदी अंग्रेजी को उपदस्थ कर चुकी है। यहीं से सर ने शुरुआत किया था, पहले 1-2 वाक्यों के बाद यहीं से उन्होंने शुरू किया था। अब समय आ गया है कि हिंदी अंग्रेजी को अपदस्थ कर चुकी है। हिंदी का अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी का अंग्रेजी से विरोध है या अंग्रेजी का हिंदी से एक युद्ध चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सर ने अपना भारत के इतिहास में जाके आज़ादी के आंदोलन में जाके भी बताया कि हिंदी कितना उपयोगी हमारे लिए रहा है। उन्होंने बताया कि अंग्रेज जब आए उसके बाद हमारे यहाँ अखबार, न्यूज़पेपर वगैरह छपना शुरू हुआ तो वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा में शुरू हुआ था। लेकिन जब गांधी काल आता है, गांधी जी काल आता है गांधी जी पूरा अंग्रेजी में पढ़ाई किए थे, लंदन में पढ़ाई किए थे। सब कुछ उनका पढ़ाई-लिखाई इंग्लिश में ही थी। लेकिन जब वो भारतीय आंदोलन में आए, तो उन्होंने महसूस किया कि हमें हिंदी भाषा में आंदोलन शुरू करना चाहिए, तभी हमारा आंदोलन बढ़ सकता है और हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि सर ने एक उदाहरण भी दिया कि बंगाल में एक सम्मेलन में तिलक जी और गांधी जी और तमाम माननीय नेतागण उपस्थित थे और तिलक जी ने अपना भाषण अंग्रेजी भाषा में शुरुआत किया। उनको लगा कि काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद गांधी जी के जब नंबर आया और गांधी जी ने शुद्ध हिंदी भाषा में एक बिल्कुल आसान भाषा में बोला और उससे काफ़ी लोग प्रशंसा करने लगे। और इसके बाद तिलक जी असहज महसूस करने लगे, अपने आप को असहज महसूस करने लगे। यह सर ने बताया अभी अपने लेक्चर में और सर ने बताया कि आंदोलन हमारा जो आज़ादी का आंदोलन था उसमें गांधी जी हिंदी का रोल किए, लेकिन इसी में इन्होंने बताया कि बीच में जवाहरलाल नेहरू साहब ने अपनी पुस्तक अंग्रेजी में लिखी और लंदन से छपवाई। उसका भी कारण उन्होंने बताया कि क्या कारण था। इसके साथ सर आपने बताया कि जो हमारे भारतीय सिनेमा, नाटक या अन्य धारावाहिकें चल रही हैं, उसमें भी हिंदी का बहुत बड़ा रोल चल रहा है। जैसे आपने सर द कपिल शर्मा शो का भी उदाहरण दिया कि उनकी एक पहचान बन गई कि उनको इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती। उन्होंने हिंदी को इतना प्रचार प्रसारित किया, उनका धारावाहिक इस समय मुझे लगता है टीआरपी के मामले में सबसे ज़्यादा है और वो अंग्रेजी के मामले में फेमस कि उनको इंग्लिश नहीं आती, इसमें वो इसी मामले प्रसिद्ध हो चुके हैं। सर ने इसका भी उदाहरण दिया। सर ने अ, एक मॉडल बताया कि रवीन्द्रनाथ टैगोर का मॉडल, जिसका आपने उल्लेख भी किया, रवीन्द्रनाथ टैगोर का भी मॉडल है। सर इसी के साथ यह भी बताएँ कि रांगी राघव रांगी राघव जी ने अपना जो पीएचडी लिखा है वो गोरखनाथ पे लिखा हुआ है, जो हिंदी के काफ़ी महान लेखक रहे हैं और उन्होंने गोरखनाथ पे अपना पीएचडी ही पूरा लिखा हुआ है। इसके साथ सर ने जो मुख्य बातें बताई कि कोई भी भाषा अलग नहीं होती है, लेकिन जिस देश में जो भाषा बोली जाती है, यदि आप उसी भाषा को उस भाषा का लेखन, अध्ययन, अध्यापन करते हैं, तो वहाँ के जन सामान्य लोग उससे परिचित होते हैं। सर जैसा जो बताना चाहते थे, उसमें मैं एक थोड़ा-से जोड़ूँगा मेरे अर्थशास्त्र मैं चूँकि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी और उसी का प्रोफ़ेसर हूँ, तो जितने अर्थशास्त्री या विद्वान हैं, वो अगर जर्मनी का है, तो वो जर्मन भाषा में लिखा हुआ है अपना पीएचडी और अपनी बुक। फ्रांसीसी है, तो वो फ्रांसीसी भाषा में लिखा हुआ है। फ्रांस का आदमी अपनी फ्रांसीसी में पीएचडी लिखता है और फ्रांसीसी भाषा में वो अपना शोध पत्र लिखता है। ब्रिटिश अंग्रेजी में लिखते हैं। तो हम हिंदी भाषा हम भारतीय हिंदी में क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब वो काफ़ी प्रसिद्ध और फ़ेमस हो सकते हैं किसी भी विषय में अपनी अपनी देश की भाषा में, तो हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए भाषा को भावनाओं, लेखन, अध्ययन से समझना चाहिए, ना कि उसके विद्वान बनने से। सर ने इसके साथ-साथ काफ़ी अच्छी बातें बताई, कैसे प्रोफ़ेसर लोग अंग्रेजी का अगर प्रोफ़ेसर है, उसके सामने आप अंग्रेजी बोलते हैं, तो वो मुस्कुराता है और जानता है कि इस बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती है। वो तुरंत हिंदी में बात करने लगते हैं। वो उनको समझा देते हैं कि नहीं तुम अपनी भाषा में बात करो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमारी भाषा में बात कीजिए। इस प्रकार सर ने जितना भी लेक्चर दिया वो
मजेदार, इंटरेस्टिंग या मजेदार भाषा में प्रस्तुत किया है, जो हम लोगों के लिए काफ़ी रोचक रहा है। और हम नवयुवाओं अभी इस क्षेत्र में कदम रखने वाले विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए सर एक प्रेरणा का स्रोत भी बने कि अपनी बातों को कितना आप सहज और सरल भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए सर को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा। डॉक्टर हितेंद्र पटेल सर का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। अब मैं इसी के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए अपने सहयोगी और मित्र भवनी सिंह भत्रा साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। भवनी सिंह भत्रा साहब, क्या आप हैं? पीयूष सर? धन्यवाद सर। नहीं तो आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद सर। बत्रा सर से तकनीकी रूप से संपर्क कट चुका है, इसलिए वो को होस्ट मुझे बना दिए हैं। धन्यवाद रमा सर और हितेंद्र सर, आपका सुनना हमेशा हमारे लिए, हम सब के लिए लाभदायक होता है। और जिस सरल भाषा में और जिस सहज भाषा में और पूरे संभाषण में, पूरे संवाद में आपने जिस शब्द का प्रयोग किया, वो थी भाषा की सहजता। और भाषा की सहजता केवल आपके संवाद के स्तर पर नहीं थी, केवल आपके बौद्धिक विमर्श के सांचे में नहीं थी, बल्कि वो संवाद के स्तर पर भी वही सहजता थी, जिस सहजता की आप चर्चा कर रहे थे कि ये एडिटर्स की भाषा ना हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, वो एडिटर्स की भाषा ना हो। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अध्यक्षीय संबोधन के लिए हमारे साथ देवनागरी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर योगेश कुमार त्यागी जुड़े हैं। मैं उन्हें आभासी मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो अध्यक्षीय उद्बोधन दें, और इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता के लिए मैं संदीप सर को बुलाना चाहूंगा। प्रोफेसर योगेश कुमार त्यागी सर। संभवतः उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है प्रोफेसर योगेश कुमार त्यागी सर से। तो अब मैं कार्यक्रम की के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री संदीप कुमार सिंह को बुलाना चाहूंगा कि वो इस आभासी मंच पर आएं और हमारे आज के वक्ताओं प्रोफेसर हितेंद्र पटेल और डॉक्टर रमाशंकर सिंह का औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करें। और कल के हमारे वक्ता शुभनीत कौशिक सर और अजय कुमार सर जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को भी एक वर्चुअल आमंत्रण पहले से और इस वर्चुअल आमंत्रण के लिए कहें श्री संदीप कुमार। धन्यवाद त्रिपाठी सर। शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर मध्य प्रदेश एवं देवनागरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुलावटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार, जिसका विषय है हिंदी में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान अवसर, चुनौतियां एवं निवारण, में आज के प्रथम मुख्य वक्ता डॉक्टर रमाशंकर सिंह जी का मैं बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आप इतिहासकार, भाषाविद, अनुवादक, संपादक हैं। आपने आज अपने व्याख्यान में ये बताने की कोशिश की कि हमें अपने भाषा के प्रति लगाव रखना चाहिए, अपने भाषा के प्रति हमें हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। यदि एक समाज में जिसे प्रचलन हो गया है कि जो व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता है वो मतलब किसी काम का नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यदि हम अपनी भाषा में, हमें अपनी भाषा में अच्छी पकड़ है, तो हम भी वैसा ही स्थान प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि एक अंग्रेजी के बारे में कहा जाता है। जो है आपने एक ये बात कही कि यदि हमें अपने समाज को जानना है तो सबसे पहले हमें उस समाज की भाषा को जानना होगा, तभी हम उस समाज को जान सकते हैं। और एक आपने कहा कि जैसे हमें अपने भाषा का विकास करना है, हिंदी भाषा का, तो उसे तकनीक में कहीं ना कहीं तकनीक में उसे बढ़ावा देना चाहिए। जैसे हम यदि लैपटॉप के माध्यम से या मोबाइल में
कहीं अगर प्रयोग करते हैं तो हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग न करके हम अपनी हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग करें, तो वो हमारे भाषा के विकास में सहायक होगा। और मैं आज के अपने दूसरे मुख्य वक्ता डॉक्टर हितेंद्र पटेल जी, आप प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रवींद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हिंदी भाषा के विकास और हिंदी के प्रति जो लोगों का एक नजरिया है और अंग्रेजी के प्रति जो एक भाव है, दोनों को बहुत अच्छी तरीके से बताया। आपने ये कहा कि वर्तमान का जो युग है उसमें हिंदी ने अंग्रेजी को कहीं ना कहीं एक तरह से बाहर कर दिया, अपदस्थ कर दिया है, और आगे आने वाला समय भी हिंदी के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये सर आपने ये बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हिंदी के मार्ग में अंग्रेजी बाधा नहीं है, बल्कि हम खुद एक तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित है, वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदी के विकास के लिए बाधक बन रही है। और आपने सर ये बताने की कोशिश की कि एक तरह से जब शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के समय में, हमने अंग्रेजी को इसलिए बढ़ावा दिया कि जो एक आम जनमानस है वो कहीं ना कहीं एक जो समाज की है या राजनीति की मुख्य धारा से वो अपने आप दूर रहेगा, क्योंकि अगर वो उस भाषा को नहीं जानता रहेगा तो अपने आप को एक हीन भावना से ग्रसित रखेगा और वो एक कुछ लोगों को उसमें वर्चस्व बना रहेगा। यदि हम अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को, हिंदी को अगर बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए चुनौती पेश करेगा कि नहीं, हमें मतलब यहाँ पर हमें भी एक स्थान मिलना चाहिए जो है। आपने सर हिंदी भाषा के, मेरा विषय भी हिंदी है, आपने बहुत अच्छी तरीके से रांगे राघव, राहुल संकृत्यायन, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा जी की जो एक भाषा है, एक जो एक आम जन को समझने वाली जो भाषा है उसका आपने जिक्र किया। और एक आपने बात ये भी कही सर जो है कि हमारे जो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो मतलब पढ़े, लेकिन जिस भाव से वो अंग्रेजी की पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकों को लेकर के मतलब टहलते हुए दिख जाते हैं, दिखाने के लिए कि मतलब मैं एक तरह से अंग्रेजी भाषा का जानकार हूँ और मैं कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ हूँ। यदि उनके मन में कहीं ना कहीं हमारे हिंदी भाषा के प्रति ऐसा भाव आ जाए कि वो अपने हाथ में लगे हिंदी के पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें लेकर के चले, तो हो सका है समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को और मिलेगा जो है। अब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सर बहुमूल्य समय निकाल करके और हम सबको इतनी रोचक, सार्थक, महत्वपूर्ण, उपयोगी बातों से रूबरू करवाए हैं। अब मैं आगे इसमें शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर मध्य प्रदेश के प्राचार्य प्रोफेसर विक्रम सिंह बघेल जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और शासकीय महाविद्यालय वेंकट नगर अनूपपुर के प्राचार्य डॉक्टर R.K. सोनी जी का मैं भी उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे कल के जो मुख्य वक्ता हैं वो आज जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर अजय कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, अम्बेडकर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, लखनऊ, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और कल के जो दूसरे मुख्य वक्ता डॉक्टर सुनीत कौशिक जी, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सतीश चंद्र कॉलेज बलिया, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और देवनागरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुलावटी बुलंदशहर के प्राचार्य प्रोफेसर योगेश कुमार त्यागी जी, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्य और जो जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, जो मतलब हमारे प्राध्यापक गण, छात्र छात्राएं जो भी इस आभासी मंच पर जुड़े हुए हैं, उन सबका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद पीयूष सर, आगे की कार्रवाई के लिए आप। धन्यवाद सर। और इस ज्ञानवर्धक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के आज प्रथम दिवस हमारा समापन की तरफ है,
और मैं एक बार फिर से आयोजन सचिव की हैसियत से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और यह एक प्रार्थना भी है और निवेदन भी है, या जिस भाषा में सरल भाषा में, सहज भाषा में कहा जाए कि हम जिस तरीके से आपने सहजता से हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, उसी सहजता के साथ हम ऐसे ही आभासी और भौतिक, रमाशंकर सर ने सवेरे मतलब पहले भौतिक मंच की बात की और हम इस आभासी मंच से संबोधित कर रहे हैं, तो हम इन आभासी और भौतिक मंचों पर बार-बार मिलते रहेंगे और ज्ञान विज्ञान और संवाद, वाद और प्रतिवाद से हमारा ज्ञान को एक नए दिशा में और अपनी मातृभाषा में और सोचने के नए तरीकों में और सोचने के नए पदावलियों में, जो हितेंद्र सर ने कहा कि नए शब्दावली गढ़ेंगे और नए शब्द गढ़ेंगे और उस भाषा में हम ज्ञान को सोचेंगे, ज्ञान को प्रसार करेंगे जिस भाषा में सहजता हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए शुभ रात्रि। और कल जी सर, आपने सबको धन्यवाद दे दिया है। एक्चुअली मैं कुछ कहना चाह रहा था, अगर इजाजत दें आप। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि एक इतने कठिन समय के बाद में आपने एक बड़ा आयोजन किया है और ये पहली तरह का मुझे आयोजन लग रहा है जो दो संयुक्त महाविद्यालय मिल के कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी पूरी जो टीम है, आपके प्राचार्य महोदयों को, तो उन सम्मानित लोगों को की इजाजत दी आपको, उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया। तो इसके लिए आपकी पूरी टीम को, मनमोहन जी को और अमित भाई को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक ऐसा मंच आपने बनाया है जिसमें हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर जुड़े हैं, हितेंद्र सर और जो बाकी टीम है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कल हितेंद्र सर से गुजारिश ये रहेगी, कल वो रहेंगे तो उनके जो है विचार और कमेंट्स जो है बेसिकली वो हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। एक शर्त है, एक शर्त मेरी किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। किताब सर, इलाहाबाद स्पेशली आपकी किताब लेने के लिए मैं स्पेशली इलाहाबाद गया था। हाँ। और जी, और वाणी राम भाई कभी मिलेंगे तो आप पूछेगा कि सबसे पहले आपकी किताब के बारे में चर्चा हुई, भी भारत माता ली गई और बहुत सारी किताबें। तो किताब आ गई है और बहुत सारे लोगों को दे भी दी गई है अपनी तरफ से। वाह वाह वाह, थैंक यू। तब तो मैं रहूंगा ही पक्का कल। जी और रमा की किताब और अजय ने मुझे सबसे पहले वेलकम किया था शिमला में, तो मैं उसको याद रखता हूँ, लेकिन बीच में गायब हो गए थे। तो आज मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत हो गई है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं पीएचडी रिजल्ट में वो एंट्रेंस टेस्ट में फंसा लिया गया हूँ, तो वो भी काम करना है। तो आज मैं वही सब कर रहा था। तो जी बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग धन्यवाद। बाकी बातें कल होंगी और उम्मीद है हम लोग सब लोग जुड़ेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, अच्छी सार्थक बातें होंगी। थैंक यू, मुझे बहुत मजा आया। कल 6 बजे शाम को फिर से मिलने की उम्मीद के साथ सभी को शुभ रात्रि। अब आप लेफ्ट हो सकते हैं। थैंक यू सर।